स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार सभी को। देखिए, हम क्लास 10th हिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 7 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रिंट कल्चर कैसे एवॉल्व आउट हुआ, प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे आया और उसका मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर क्या असर पड़ा वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने पिछले पार्टों के अंदर यूरोप में कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ साथ इंडिया में कैसे प्रिंट आया और कैसे कौन लेके आए और कैसे शुरुआती समय प्रिंट को यूटिलाइज करके कैसे धर्म के अंदर रिफॉर्म्स किए गए या फिर कैसे जो अलग अलग रिलीजन है उन्होंने अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने का काम किया, वो सब हम देख रहे थे। अब जो है नए पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंट के फॉर्म्स में कैसे परिवर्तन आने लग गया। भाई देखिए, अब लंबे समय तक ऐसा तो है नहीं कि भाई लंबे समय तक बस धर्म पे इन सब चीज़ों पे किताबें लिखने लगेंगी या फिर चलती रहेंगी। तो धीरे धीरे प्रिंट में क्या चेंजेस इंडिया के अंदर आए और क्या बदलाव यहाँ पे आने लग गए, तो देखते हैं 19th सेंचुरी के अंदर प्रिंट में क्या बदलाव आए। तो भाई प्रिंट में बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव आने लग गए। जो लोग थे अब वो सिर्फ चीज़ें कहने का मतलब सिर्फ प्रिंट के अंदर अब नए प्रकार की भूख जाग चुकी थी। रीडर जो थे वो अलग प्रकार की चीज़ें पढ़ना चाहते थे। लोग सिर्फ जो थे सिर्फ धर्म के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना चाहते थे। लोग अब अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, भाई अपने इमोशंस के बारे में पढ़ना चाहते थे या फिर ऐसी चीज़ें पढ़ना चाहते थे जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, एंटरटेनिंग हो, और ऐसी चीज़ थी नोवेल। तो भाई प्रिंट में सबसे पहला जो डेवलपमेंट आया या प्रिंट के फॉर्म से बदलाव आया कि इंडिया के अंदर भी प्रिंट लिखे नोवेल्स लिखे जाने लग गए, लेकिन इन्होंने एक इंडियन फॉर्म ले ली और इसमें बड़े पैमाने पे ज़िंदगी के बारे में लिखा जाता, मनुष्य के बारे में बताया जाता। तो सबसे पहला जो परिवर्तन आया प्रिंट के अंदर वो था नोवेल्स लिखे जाने लगे। उसके बाद में जो सेकेंड परिवर्तन आया कि पहले से बड़े बड़े लेख लिखे जाते थे, धार्मिक चीज़ें लिखी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे लेख के अंदर मतलब किताबों के अंदर लिरिक्स लिखे जाने लग गए, गानों के बोल टाइप के लिखे जाने लग गए, शॉर्ट स्टोरीज लिखे जाने लग गए, एसेज लिखे जाने लग गए पॉलिटिकल और सोशल मैटर्स के ऊपर। ठीक है, जो बड़े पैमाने पे लिखे गए और यहाँ पे लिखे जा रहे थे, चेंजेस यहाँ पे आ रहे थे। साथ ही साथ कहने का मतलब देखिए भाई यहाँ पे जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है लोगों के या लोगों के कहने का मतलब विचार हैं, उनको इन सब चीज़ों ने बड़े पैमाने पे अफेक्ट किया और कहने का मतलब पूरी की पूरी तरीके से चेंज किया। तो पहला बदलाव तो आया, यहाँ पे नोवेल्स यहाँ पे छपने लग गए। दूसरे जो लिटरेरी फॉर्म्स थी, भाई सिर्फ बड़ी किताबें ना लिखी जाके लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, ये सब भी लिखे जाने लग गए जो लोगों को लोगों के ऊपर इन्होंने इफेक्ट किया। बाद में देखिए, ये पॉइंट नहीं बना रखा है, सॉरी, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि प्रिंट में क्या बदलाव आया। प्रिंट में 19th सेंचुरी में एक और बदलाव आया कि प्रिंट के अंदर विजुअल कल्चर आ गया। विजुअल कल्चर का मतलब होता है चित्र भी छपने लग गए। भाई पहले सिर्फ टेक्स्ट इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग मशीन ही नहीं थी कि अक्षर ही नहीं छापे जाते थे, लेकिन ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से या प्रिंट आ गई तो धीरे धीरे किताबों के अंदर धीरे धीरे पिक्चर्स भी छपे जाने लग गए, जिन्होंने किताबों को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। क्योंकि अब जो थी बहुत सारी कॉपियाँ छापी जा सकती थी और प्रिंट भी उनके अंदर बड़े पैमाने पर किया जा सकता था। ऐसे ही यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक पेंटर हैं राजा रवि वर्मा, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे जो पिक्चर्स हैं या इमेजेस हैं उनको छापा और बड़े पैमाने पे लोगों ने उनकी इमेजेस को कहने का मतलब जो बुक्स थी उनके अंदर छपी, जो एक मॉडर्निटी का या नए ट्रेडिशन के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे उसको बदलाव को दर्शाती थी। और जो लोग थे प्रिंटर्स के साथ साथ जो पिक्चर्स बनाने वाले लोग थे, उन्होंने भी बाहर अपनी दुकानें लगाई और उन्होंने बहुत सारी किताबों के अंदर चीज़ें बनाई जो बुक्स को और इंटरेस्टिंग बनाने वाली थी और कहने का था सोसाइटी के अंदर मॉडर्निटी या ट्रेडिशन में बदलाव लाने वाली थी। सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, पॉलिटिक्स सब में परिवर्तन हो गया, सब में चेंज इन्होंने कर दिया। तो कहने का था पहला तो था नोवेल छपने लग गए, बाद में लिरिक्स या शॉर्ट स्टोरीज छपने लग गई। उसके बाद में तीसरी थी कि प्रिंट के साथ साथ यहाँ पे कहने का मतलब उसके अंदर जो विजुअल जो थी इमेजेस थी वो भी छपने लगी। 1718 में और भी बदलाव आया, कार्टून एंड कैरिकेचर भी बड़े पैमाने पे। भाई कहने का मतलब सिर्फ यही नहीं, धीरे धीरे कार्टून और कैरिकेचर भी अखबारों के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर छपने लग गए, जो किसी प्रकार की समाज या फिर किसी प्रकार की राजनीति के ऊपर व्यंग्य या मजाक या फिर उसके ऊपर कमेंट करते थे, जैसे आज भी अखबार के अंदर करते हैं। अखबार के अंदर आप देखोगे कि भाई कैसे सोसाइटी की हालत है, कैसी चीज़ें हैं, उसको व्यंग्य किया जाता है।
तो कहने का मतलब इन सब चीज़ों के अंदर भाई न्यूज़पेपर या इन सब के अंदर जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे, वेस्टर्न स्टाइल थे, या तो उसका अपोज किया जाता था या फिर उसका मजाक कहने का होता, या तो उसको सपोर्ट किया जाता था या फिर उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था। तो अलग अलग तरीके से उनको किया गया। और कहने का मतलब इंपीरियल रूल के ऊपर भी बड़े पैमाने पे, या फिर जो ब्रिटिशर्स का रूल था ये उसको बड़े पैमाने पे क्रिटिसाइज़ किया गया। और ऐसे कार्टून्स ने राष्ट्रवादी भावना लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये कुछ परिवर्तन थे, ये कुछ चेंजेस थे जो प्रिंट के अंदर आ रहे थे। प्रिंट के अंदर जो ये चेंजेस आए, प्रिंट की इन चेंजेस की वजह से पूरा का पूरा लेआउट बन गया, प्रिंट लेआउट बदल गया, प्रिंट बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। सो दीज वर द न्यू फॉर्म्स विच केम इन प्रिंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी या फिर आफ्टर द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव थे। प्लस बाद में भाई देखिए एक और नया टॉपिक शुरू हो गया है कि भाई प्रिंट के अंदर भाई महिलाओं के ऊपर बड़े पैमाने पे कैसे लिखा जाने लग गया। भाई प्रिंट के अंदर बाद में बदलाव बड़े पैमाने पे बहुत आया। क्या बदलाव आया कि जब प्रिंट आया तो बड़े पैमाने पे महिलाओं की लाइफ के बारे में लिखा जाने लग गया। महिलाएं पढ़ती भी थी और बाद में खुद ने लिखना भी शुरू कर दिया। भाई कैसे हुआ, जो लिबरल हस्बैंड थे, भाई इनको पढ़ाया कहाँ से, कैसे हुआ, जो लिबरल हस्बैंड थे या फिर जो खुली सोच के पति या फिर पिता थे, उन्होंने घर में रह के अपनी बीवी बेटियों को पढ़ाया। और या फिर जब स्कूलें खुली गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, तो उनको उन स्कूलों में भी भेजा। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग अखबार आने लग गए या किताबें लिखी जाने लग गई जो महिलाओं के एजुकेशन को सपोर्ट करती थी। या फिर इन अखबारों में महिलाओं के लिए कि घर पे रह के कैसे पढ़ाई करें उसके बारे में सिलेबस भी उसके अंदर होता था। तो कहने वाला धीरे धीरे विमेन प्रिंटिंग के ऊपर या फिर विमेन प्रिंटिंग के ऊपर या फिर विमेन जो रीडर्स थे उनके ऊपर भी जोर दिया जाने लग गया। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं था। बाय नॉट एवरीवन वेलकम द विमेन प्रिंट, हर कोई नहीं चाहता था। तो विमेन प्रिंट पे ऊपर प्रतिबंध भी था। कहने का मतलब बड़े पैमाने पे इसका विरोध भी किया। विरोध करने वाले जो थे रूढ़िवादी हिंदू या फिर मुस्लिम लोग थे, रूढ़िवादी कंजर्वेटिव हिंदू या मुस्लिम्स। तो उन्होंने महिलाएं नहीं पढ़े। भाई जैसे हमारे वहाँ हमने देखा था यूरोप के अंदर चर्च नहीं चाहता था या राज्य नहीं चाहता था, यहाँ भी जो कंजर्वेटिव हिंदू सोसाइटी थी वो नहीं चाहती थी ऐसा हो। तो उन्होंने जो महिलाएं उनके पढ़ने के लिखने के रोकने के लिए भाई उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो विडो हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? विधवा, उनके पति की डेथ हो जाएगी। तो भाई जब कोई महिला ऐसी चीज़ें पढ़ेंगी तो पढ़ेगी क्या? तो रोकने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने करी। मुस्लिम सोसाइटी में बोला गया कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो उर्दू रोमांसेस पढ़ेंगी तो वो करप्ट हो जाएंगी। तो बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोकने का प्रयास किया गया अलग अलग तरीके से। लेकिन आपको पता ही है बहुत सारी महिलाएं हैं भाई जिन्होंने ऐसी चीज़ को प्रोहिबिट किया। उन्होंने घर में रह के पढ़ा या फिर घर में रह के सारी चीज़ें करी। तो कहने वाला देयर आर वेरियस वुमेन्स विच प्रोहिबिट सच काइंड ऑफ प्रोहिबिशन। ऐसी एक विमेन का यहाँ पे बता रखा है कि एक मुस्लिम सोसाइटी की विमेन है जिसने घर में रह के पढ़ना लिखना सीखा। सिर्फ उसके घर वाले चाहते थे वो पढ़ जाए कि अरेबिक कुरान पढ़े, लेकिन उसको बिल्कुल समझ नहीं आती थी। तो उसने कैसे रिस्ट्रिक्शन उस चीज़ के लिए किया है, कैसे उसको प्रतिबंधित किया है। आपने मूवी देखी होगी सीक्रेट सुपरस्टार, उसमें देखा है कैसे मुस्लिम सोसाइटी में रोक होता है, लेकिन कैसे वो वहाँ पे अपनी पिता की मर्जी के अगेंस्ट कैसे पढ़ती है, कैसे प्रयास करती है। ऐसे प्रयास जो है वो यहाँ पे दिखाया गया कि विमेन जो है प्रोहिबिट किया है। तो अगला सेक्शन यही है कि व्हाट आर द वेरियस इंस्टेंसेस विच वर मेड बाय विमेन्स, कि भाई महिलाओं ने कौन से प्रयास किए हैं जिन्होंने अपनी कंडीशन को या फिर महिलाओं को एम्पावर करने वाले हैं या फिर उन्होंने पढ़ने लिखने का प्रयास किया है, अपनी लाइफ के बारे में बताने का प्रयास किया है। या प्रिंट को उन्होंने कैसे यूटिलाइज किया है, प्रिंट में कैसे उन्होंने कदम रखा है। तो अलग अलग विमेन्स हैं, अलग अलग जगह हैं जिन्होंने अपने पैमाने पे या बड़े पैमाने पे कहने का मतलब लिखना या फिर अपनी लाइफ के बारे में लिखा। और ऐसे ही जो विमेंस हैं उन्होंने विमेंस का परसेप्शन पूरा का पूरा सोसाइटी में बदल दिया। और ये सब हो पाया प्रिंट की मदद से। तो उन्होंने कैसे लिखा? तो भाई ऐसी एक महिला है रशूदरी देवी। भाई रशूदरी देवी बंगाल से थी, एक यंग मैरिड गर्ल थी जिनकी एक हिंदू कट्टरपंथी हिंदू समाज के अंदर शादी हुई। उन्होंने अपने घर के किचन में रह के पढ़ना लिखना सीखा और उन्होंने अपनी जो एक बुक थी भाई अपने आइडियाज़ के बारे में या फिर अपने जो एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी, एक फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी सबसे पहले 1876 में लिखी गई जिसका नाम था अमर जुबान। भाई एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि रशूदरी देवी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई। उसके बाद में देखिए ऐसे ही धीरे धीरे महिलाएं अपने बारे में लिखने लग गई या फिर चीज़ें पढ़ने लग गई। तो ऐसी एक और महिला थी कैलाश भाषिनी देवी जिन्होंने अपनी किताबों के अंदर बताया कि भाई महिलाओं के साथ कैसे भेदभाव
भेदभाव होता है भाई उनको कैसे जेल में रखा जाता है, कैसे भेदभाव किया जाता है, कैसे जिन लोगों के लिए वो काम करती हैं वही उनके साथ अन्याय करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। तो धीरे धीरे महिलाओं के अन्याय के बारे में लिखा जाने लग गया। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी 2 विमेन हुई हैं, एक ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई। इन्होंने बड़े पैमाने पे अपनी लाइफ के बारे में कि कैसे एक कट्टरपंथी बड़े हिंदू समाज के अंदर या फिर जो रिच क्लास के अंदर महिलाओं को कैसे भेदभाव झेलना पड़ता है, कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जो विडो विमेन्स हैं उनको कैसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बड़े पैमाने पे लिखा है। साथ ही साथ एक तमिल नोवेल था, एक तमिल विमेन थी, उन्होंने एक नोवेल लिखा जिसके अंदर बताया कि भाई उनको पढ़ने से कैसे खुशी मिलती है। तो उन्होंने कहा था कि ये इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन बुक में है आपकी में, उसमें लिखा हुआ है कि उसने कहा कि भाई मेरी जो वर्ल्ड है बहुत छोटी है, मेरी दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन उस दुनिया के अंदर जो मुझे खुशी मिलती है वो आधी खुशी किताबें पढ़ने से मिलती है। तो कहने का मतलब किताबें कितनी इंपॉर्टेंट थी महिलाओं की लाइफ में, या कितना अच्छा लगता था महिलाओं को उनको पढ़ के, तो इससे हमें पता चलता है। प्लस साथ साथ और भी जगह अलग अलग एफर्ट हुए। ऐसे ही भाई धीरे धीरे और भी एफर्ट किए गए, बहुत सारे अखबार छापे गए जो महिलाओं के बारे में लिखते थे, विमेन एजुकेशन के बारे में लिखते थे, विडो रीमैरिज के बारे में लिखते थे, विडोहुड के बारे में लिखते थे, राष्ट्रवादी जो आंदोलन थे उनके बारे में लिखते थे। तो जो महिलाओं को अवेयर करते थे, या महिलाएं घर पे कैसे रहें उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए स्टोरीज लिखा करते थे, नोवेल्स लिखा करते थे। तो बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पे हुए। ऐसे ही पंजाब के अंदर भी राम चड्ढा, वो एक पर्सन है, देयर इज ए पर्सन कॉल्ड राम चड्ढा, जिन्होंने बहुत बड़े एक बुक लिखी है जिसका नाम है स्त्री धर्म विचार, जिसके अंदर महिलाएं कैसे रहें, कैसे ओबीडेंट वाइफ बने, उसके बारे में लिखा गया। ऐसे खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने भी विमेंस के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं। प्लस यहाँ पे देखिए एक बंगाल के अंदर एक स्पेशल एरिया डेवलप हो गया, बंगाल के अंदर एक रीजन डेवलप हुआ जिसका नाम था बाटला। बाटला जो है एक जगह है बंगाल के अंदर जहाँ पे खूब सारी किताबें, स्पेशली विमेंस के लिए किताबें यहाँ पे जो थी वो अवेलेबल थी, या किताबें लिखी गई, या किताबें वहाँ पे मिल जाती थी, या किताबें रखी गई थी। ये जो किताबें थी हर एक प्रकार के यहाँ पे महिलाओं के रिलेटेड किताबें आपको मिल जाएंगी, या महिलाएं जो हैं इन सब किताबों को अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग किताबें, इवन स्कैंडलस बुक्स वर अवेलेबल हियर, ऑप्शंस जिनको समाज के अंदर अभद्र माना जाता है, या ऐसी किताबें जो समाज में नहीं मानी जाती, इनको नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी किताबें भी वहाँ पे मिल जाती थी। आलोचना करने वाली किताबें वहाँ पे मिल जाती थी। तो हर एक टाइप की किताबें वहाँ पे अवेलेबल थी, और प्रिंट की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया, और प्रिंट की वजह से विमेन के कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ पाया, और प्रिंट के यूटिलाइज करके महिलाओं ने अपने बारे में बड़े पैमाने पे लिखा। अगला टॉपिक है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। अब भाई प्रिंट हमने देखा कैसे, देखिए इससे पहले जो विमेन वाला है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, विमेन्स ने कैसे एफर्ट किए पढ़ने लिखने के या फिर ऐसे काम करने का कैसे एफर्ट किए। जो अगला टॉपिक है प्रिंट एंड द पुअर पीपल, ये वाला जो टॉपिक है इसमें देखेंगे कि प्रिंट ने कैसे गरीब लोगों की जिंदगी के ऊपर असर डाला। भाई 19वीं सेंचुरी में धीरे धीरे खूब सारी किताबें लिखी जाने लग गई, तो धीरे धीरे किताबें आसपास बिकने लग गई, सस्ती हो गई किताबें आसपास बिकने की वजह से लोग पढ़ने लग गए। प्लस साथ ही साथ बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज भी लगाई गई। पब्लिक लाइब्रेरीज बड़े बड़े लोगों के द्वारा लगाई गई, क्यों? क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरीज से लोगों को, भाई देखिए जैसे कोई दान वान देता है तो उसको समाज में इज्जत मिलती है, तो इसी वजह से जो रिच क्लास के लोग थे उन्होंने खूब सारी किताबें मतलब लाइब्रेरियाँ लगाई, जिससे लोगों को पढ़ना बिल्कुल आसान हो गया, और लोगों ने ऐसी ऐसी लाइब्रेरीज में जाके पढ़ना लिखना शुरू किया। प्लस किताबें भी सस्ती होने लगी। तो धीरे धीरे जब लोग पढ़ने लिखने लग गए तो उन्होंने भाई अपनी कंडीशन के बारे में लिखा। ऐसे ही लेट 19वीं सेंचुरी में बड़े पैमाने पे भाई जो सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने भी किस तरीके का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में भी, जो पुअर लोग थे या जो लोअर कास्ट पीपल थे उनके बारे में लिखना शुरू किया। ऐसे ही ज्योतिबा फूले जो है उन्होंने बड़े पैमाने पे पुअर लोगों के साथ कैसे भेदभाव होता है, पुअर जो लोग हैं उनके साथ कैसे कास्ट इनजस्टिस होता है उसके बारे में लिखा, और किताब का नाम था गुलामगिरी। याद रखना भाई गुलामगिरी पूछा गया था इस साल कि भाई गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई, तो गुलामगिरी लिखी गई ज्योतिबा फूले के द्वारा 1871 में, जिसके अंदर कैसे भेदभाव होता है उसके बारे में लिखा गया। 20वीं सेंचुरी में ऐसे ही किताबों की मदद से B.R. अम्बेडकर महाराष्ट्र में और E.V. रामास्वामी नायकर ने भाई बड़े पैमाने पर कास्ट के ऊपर लिखा और कास्ट सिस्टम को सुधार करने का प्रयास किया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आई जिन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में आलोचना करी और कहा कि भाई कैसे इसमें बदलाव या कैसे इसमें कंडीशन में इंप्रूवमेंट आ सकता है। पुअर पीपल में ही ऐसे ही वर्कर्स भी हुआ करते थे। पहले वर्कर्स बहुत ज़्यादा काम करते थे, टाइम ही नहीं होता था तो पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको टाइम मिलने लग गया
तो लिखने लग गए। तो ऐसे ही सबसे पहला जो प्रयास है भाई, कानपुर के अंदर एक मील वर्कर थे जिनका नाम था काशी बाबा, उन्होंने बड़े पैमाने पे लिखा और अपनी किताब का नाम था छोटे बड़े का सवाल। उन्होंने कहा कि कैसे लोगों के उनके साथ भेदभाव होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो प्रिंट की मदद से कैसे पुअर पीपल को उन्होंने अफेक्ट किया, पुअर पीपल ने पढ़ना शुरू किया, पुअर पीपल ने अपनी लाइफ के बारे में, भेदभाव के बारे में लिखना शुरू किया। ऐसे ही बहुत सारी पोएम्स भी लिखी गई। ऐसे ही एक कानपुर के मील वर्कर थे जो अपने नाम से ना लिख के, भाई मतलब अपना एक्चुअल नाम ना यूज़ करके किसी प्रकार का कोई इमेजिनरी नेम यूज़ करते हैं, उन्होंने इमेजिनरी नेम ले रखा था सुदर्शन चक्र। उन्होंने खूब सारी कविताएं लिखी 1935 से लेकर 1955 तक, और पूरी की पूरी किताबों को, पूरी की पूरी कविताओं को एक जगह डाला गया। और कहाँ पे डाला गया? सच्ची कविताओं नामक एक किताब में या एक कलेक्शन में उनको डाला गया। तो कहने का मतलब धीरे धीरे पुअर लोग या जो वर्कर लोग हैं अपने बारे में लिखने लग गए, और उनके लाइफ के बारे में जब लोगों ने पढ़ा तो उनकी कंडीशन के बारे में सोचा, या फिर मतलब कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लोगों को तो बताने का प्रयास यहाँ पे किया। और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन या प्रिंट, ठीक है। ऐसे ही साथ साथ भाई जो पुअर लोग थे उनके पढ़ने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरियाँ सोशल रेफॉर्मर्स ने भी लगाई। सोशल रेफॉर्मर्स ने इसलिए लगाई क्योंकि वो उन लोगों के अंदर बुरी आदतें छुड़वाना चाहते थे। भाई जैसे वो लोग थे भाई शराब वराब का सेवन करते थे, उन सबको छोड़वाने के लिए या फिर उनकी बुरी आदतें छोड़ने के लिए या उनको लिटरेट करने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पे लिखा। साथ साथ राष्ट्रवादी आइडिया या आइडियोलॉजी या फिर राष्ट्रवाद भावना उनके अंदर लाने के लिए भी लिखा गया। कई बार जो ये किताबें थी भाई, कई बार ये जो किताबें थी वो भाई बैंक खुद मील या फिर जो लाइब्रेरीज थी वो खुद मील वर्कर ने भी लगाई ताकि अपने आइडियाज़ को मतलब किताबें पढ़ सकें या फिर अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि भाई प्रिंट में क्या बदलाव आया, और बदलाव आया तो प्रिंट ने महिलाओं की ज़िंदगी में कैसे अफेक्ट किया और महिलाओं ने उसको यूटिलाइज करके कैसे लिखने का प्रयास किया। हाउ डज प्रिंट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द वीमेन एंड हाउ डज वीमेन यूटिलाइज प्रिंट टू अपलिफ्ट देयर सिचुएशन इन द सोसाइटी, ये चीज़। प्लस अगला देखा हाउ डिड प्रिंट अफेक्ट द पुअर पीपल एंड हाउ पुअर पीपल, वही वाले कि उन्होंने भी कैसे यूटिलाइज किया, कैसे अपनी लाइफ के बारे में लिखने का प्रयास किया। तो इतने पार्ट के लिए इतना ही करेंगे। अगला आखिरी जो चीज़ है प्रिंट एंड सेंसरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो बहुत जल्दी ही आ जाएगा, उसको मैं सेपरेटली आपके लिए बनाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी, ये चीज़ें हुई होंगी, सारी क्लियर हुई होंगी और आप कर रहे होंगे। कोई डाउट हो प्लीज़ टेल मी, मुझे आपको 100 नंबर दिलवाने हैं, मुझे आपको ये काम करवाना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, करते रहिए। शुक्रिया समय देने के लिए और पढ़ने के लिए, मेरे चैनल को टाइम देने के लिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, करते रहिए। मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट और नोट्स आपके लिए लाता रहूँगा। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये मेरे स्टूडेंट्स के एफर्ट्स हैं, ठीक है भाई। थैंक्स टू वैशाली जिन्होंने ये एफर्ट किया, भाई वो मेरे लिए नोट्स लिखती है। पूरा का पूरा क्रेडिट जो अलग अलग है, देखिए अलग अलग क्लासेस के 12th के लिए निधि और 10th के लिए नेहा एंड वैशाली एंड कामना इज़ देयर इन 12th। अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, स्पेशल क्रेडिट मेरे स्टूडेंट्स के लिए लास्ट में, ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छे मेरे लिए नोट्स तैयार करते हैं। नोट्स मैं कंटेंट में देता हूँ, वो लिखते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आप भी लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा, बस आप लोग पढ़ते रहिए, करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम, बस करते रहिए।